उसे कहते हैं टॉर्क। इस टाइम ये जो महिला पैसेंजर सीट पर बैठी है, जो चीज़ ये महसूस कर रही है, यही है इस गाड़ी की हॉर्स पावर। गाड़ी को इंस्टेंट एक्सीलरेट करने पर हमें जो दबाव महसूस होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए किसी भी शोरूम पर जाते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी गाड़ी देखते हैं, तो वहाँ पर उस गाड़ी के इंजन का स्पेसिफिकेशन को कुछ इस टर्म के द्वारा, जैसे कि टॉर्क, आरपीएम, बीएचपी, सीसी के द्वारा हमें दिखाया जाता है। तो आखिर इनका मतलब क्या होता है और हमें गाड़ी खरीदते समय ज़्यादा टॉर्क वाली गाड़ी खरीदना चाहिए या फिर ज़्यादा बीएचपी वाली गाड़ी खरीदना चाहिए, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत हम टॉर्क से ही करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉर्क को अगर मैं आसान लफ्जों में समझाने जाऊं, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को गोल घुमाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को घुमाने में जो फोर्स लगता है उसी को टॉर्क कहते हैं। सिंपली टॉर्क का मतलब ट्विस्टिंग फोर्स होता है। इसे हम एक उदाहरण के मदद से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बोल्ट है और एक रेंच है। अभी मैं इस बोल्ट को लेकर यहाँ टाइट कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोल्ट को टाइट करने के लिए बोल्ट के ऊपर जिस प्रकार का फोर्स लगाई उसे कहते हैं टॉर्क। अब हम सभी लोग साइकिल तो चलाते हैं। साइकिल का क्रैंक को घुमाने के लिए हम पेडल के ऊपर जिस प्रकार का फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं टॉर्क। अब मैं इस बॉटल का कैप को टाइट कर रहा हूँ, तो इस कैप को टाइट करने के लिए मुझे कैप के ऊपर जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो होता है टॉर्क। अगर हम एक वाक्य में कहें तो किसी भी चीज़ को घुमाने वाली फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। दोस्तों, ये तो रहा टॉर्क का डेफिनेशन। अब बात करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला के बारे में। दोस्तों, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम फोर्स के साथ डिस्टेंस को गुना कर दें तो हमें टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा। और इसे समझने के लिए हम उस एग्जाम्पल पर वापस आते हैं जहां हम रेंच की मदद से इंजन के एक बोल्ट को टाइट कर रहे थे। तो यहाँ पर फोर्स का मतलब ये होता है कि मैं बोल्ट को टाइट करने के लिए जो ताकत रेंच के ऊपर लगा रहा हूँ वो होता है फोर्स। और डिस्टेंस का मतलब ये होता है जिस बोल्ट को हम टाइट कर रहे हैं उस बोल्ट का सेंटर से कितनी दूरी पर मैं फोर्स को डाल रहा हूँ, ये हुआ हमारा डिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि रेंच के ऊपर मैं जो फोर्स डाल रहा हूँ वो है 30 न्यूटन का, ठीक है। और हमारे जो रेंच का डिस्टेंस है वो है 1 मीटर का। हालांकि ये तो 1 मीटर है नहीं, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब जो हमारा टॉर्क का वैल्यू निकल कर आएगा वो है 30 न्यूटन मीटर का। यानी कि मैं इस बोल्ट को टाइट करने के लिए इसके ऊपर 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर हम फोर्स और डिस्टेंस इन दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो टॉर्क अपने आप बढ़ जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह का जो पहिया होता है उसका टाइट नट को खोलने के लिए मैकेनिक ने एक लंबा सा रेंच का इस्तेमाल करता है, और अगर उससे भी ना खुले तो उस रेंच में लोहा का पाइप वगैरह डालकर वो आसानी से नट को खोल देता है। दरअसल होता क्या है, रेंच में पाइप डालने से क्या होता है ना, रेंच का लेंथ बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है टॉर्क बढ़ने के कारण हमारा जो नट है वो आसानी से खुल जाता है। ये तो गया टॉर्क का मतलब और टॉर्क का फॉर्मूला। अभी ऑटोमोबाइल इंजन्स के अंदर टॉर्क का मतलब क्या है, चलो जानते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक्स होता है, जो कि है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इन चारों स्ट्रोक में से जो तीसरी स्ट्रोक होता है यानी पावर स्ट्रोक होता है, टॉर्क उसी के साथ रिलेटेड होता है। तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जो एयर फ्यूल का कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है उसका बर्निंग होता है, उसका कंबस्चन होता है, जिससे क्या होता है पिस्टन के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि पिस्टन को तेजी से नीचे की तरफ धकेलता है। अब हमें टॉर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स और डिस्टेंस। सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर का बर्निंग होने के कारण जो ताकत पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है वो है हमारा फोर्स। और बात रही डिस्टेंस की, तो देखिए इंजन के अंदर क्रैंकशैफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन का एक असेंबली होता है। तो यहाँ पर पिस्टन का टॉप से लेके क्रैंकशैफ्ट का सेंटर तक जो लेंथ है वो होता है हमारा टॉर्क का डिस्टेंस। और जब हम फोर्स के साथ ये डिस्टेंस को गुना कर देते हैं तो हमें टॉर्क मिल जाता है, और यही टॉर्क की वजह से क्रैंकशैफ्ट का रोटेशन हो पाता है। ये तो रहा इंजन के अंदर थ्योरेटिकली टॉर्क का मतलब। अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर गाड़ियों में टॉर्क का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, टॉर्क बेसिकली गाड़ियों का खींचने की क्षमता को दर्शाता है। जिस व्हीकल में जितना ज़्यादा टॉर्क होगी उस व्हीकल उतना ज़्यादा लोड आसानी से खींच पाएगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर और ये कार के बीच खींचतान चल रही है, और थोड़ी देर दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर होने के बाद ये ट्रैक्टर कार को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस कार के मुकाबले ट्रैक्टर के पास ज़्यादा टॉर्क है।
अक्सर आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे कितना भी ज़्यादा लोड दे दो वो उसे आसानी से खींच लेता है, पर अगर आप एक हेवी लोड को कार के पीछे लगाते हो तो वहाँ पर कार का इंजन उस लोड को खींचने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का इंजन के पास ज़्यादा टॉर्क होता है, इसीलिए वो बड़ी आसानी से ज़्यादा लोड को खींच सकता है। जहाँ कार का इंजन में कम टॉर्क होने के कारण यहाँ पर कार का इंजन स्ट्रगल करने लगता है। टॉर्क को अगर हम एक लाइन में समझें तो गाड़ी में जितना ज़्यादा टॉर्क उस गाड़ी का उतना ज़्यादा लोड खींचने की क्षमता, बस यही है टॉर्क। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये टॉर्क वाला फैक्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आरपीएम को समझते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आरपीएम का पूरा नाम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक ऑब्जेक्ट एक मिनट के अंदर कितना बार रोटेट कर रहा है, कितना बार घूम रहा है, वो होता है उस ऑब्जेक्ट का आरपीएम। ठीक वैसे ही ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसका रिवॉल्यूशन को हम आरपीएम कहते हैं। एक मिनट के अंदर क्रैंकशाफ्ट कितना बार घूम रहा है वो होता है इंजन का आरपीएम। अगर क्रैंकशाफ्ट एक मिनट के अंदर 1000 बार घूमे तो इंजन का स्पीड होगा 1000 आरपीएम। कुछ गाड़ियों में ये वाला टैकोमीटर को कभी ना कभी तो आपने जरूर देखा होगा। तो बेसिकली ये इंजन का आरपीएम को ही दिखाता है कि इंजन कितना आरपीएम पर चल रहा है। अभी आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि घड़ी में सेकेंड कांटे के शाफ्ट का आरपीएम क्या है। जो कांटा घड़ी के अंदर सेकेंड को दर्शाता है उस कांटे के शाफ्ट का आरपीएम क्या है, जल्दी बताओ कमेंट करके। दोस्तों अगर हम टॉर्क और आरपीएम को आपस में मल्टीप्लाई करके इसे 5252 के द्वारा डिवाइड करते हैं तो हमें हॉर्स पावर मिल जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हॉर्स पावर क्या होता है। तो देखिए हॉर्स पावर बेसिकली गाड़ी के टॉप स्पीड के साथ जुड़ा हुआ होता है, गाड़ी के एक्सीलरेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसे अगर मैं आसान लफ्जों में समझाने जाऊं तो हॉर्स पावर का मतलब बेसिकली हमारा जो काम हो रहा है वो कितना तेजी से हो रहा है, वो कितना जल्दी हो रहा है, वो है हॉर्स पावर। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अभी मेरे पास ये मोबाइल है, अब मुझे इस मोबाइल को यहाँ से यहाँ तक लाना है। अगर मैं इस मोबाइल को यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे ला रहा हूँ तो मुझे इस काम को करने के लिए कम हॉर्स पावर लगाना पड़ रहा है। पर अगर मुझे इस मोबाइल को यहाँ से यहाँ तक तेज़ी से लाना है, जल्दी लाना है, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा हॉर्स पावर लगाना पड़ेगा। इस वायरल वीडियो को जरा देखिए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि एक एथलीट ने दौड़ लगा रहा है और उसे कवर करने के लिए एक कैमरामैन उसके साथ दौड़ रहा है। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये कैमरामैन दौड़ता हुआ एथलीट से भी आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस कैमरामैन के पास एथलीट से भी ज़्यादा हॉर्स पावर है, इसलिए वो एथलीट से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पा रहा है। अब इस वीडियो को जरा देखिए। ये दोनों कार अभी रेस ट्रैक पर मौजूद है और रेस के दौरान इन दोनों को समान दूरी तय करनी है। तो जैसे ही रेस का शुरुआत होता है तो ये व्हाइट वाली कार रेड वाली कार को पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और आखिरकार ये रेस को भी जीत जाता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस व्हाइट वाली कार के पास रेड वाली कार के तुलने में ज़्यादा हॉर्स पावर है। अब जरा आप ये उदाहरण को देखिए। इस टाइम ये जो महिला पैसेंजर सीट पर बैठी है, जो चीज़ ये महसूस कर रही है यही है इस गाड़ी की हॉर्स पावर। गाड़ी को इंस्टेंट एक्सीलरेट करने पर हमें जो दबाव महसूस होता है सीट से चिपकने का, वो बेसिकली इंजन के हॉर्स पावर की वजह से ही होता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना, जिस गाड़ी में जितनी ज़्यादा टॉर्क होगी उस गाड़ी उतना ज़्यादा वजन खींच सकती है, उतना ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। ठीक वैसे ही जिस गाड़ी में जितना ज़्यादा हॉर्स पावर होगा उस गाड़ी का पिकअप ज़्यादा होगा, उस गाड़ी का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, उस गाड़ी का टॉप स्पीड ज़्यादा होगा। बस यही है हॉर्स पावर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अभी एक और सवाल रह गया। एक मोटरसाइकिल है जिसमें 7 से 8 HP का इंजन इस्तेमाल किया जाता है और वो आसानी से 90 से लेकर 100 की रफ्तार से दौड़ता है। वहीं एक 50 HP का ट्रैक्टर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 की रफ्तार से चल पाता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि मैंने तो कहा था जिस गाड़ी में जितना ज़्यादा हॉर्स पावर होगी उस गाड़ी का टॉप स्पीड उतना ज़्यादा होगा। तो फिर इस कंडीशन में तो ट्रैक्टर को मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा रफ्तार से चलना चाहिए ना, क्योंकि ट्रैक्टर में ज़्यादा HP का इंजन का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर इसका जवाब क्या है? देखिए हमारा इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है वो क्रैंकशाफ्ट से डायरेक्टली व्हील तक नहीं जाता है। क्रैंकशाफ्ट से पावर क्लच, गियर बॉक्स और कई सारे लिंकेजेस होते हुए व्हील तक पहुंचता है और यहाँ पर टॉर्क और हॉर्स पावर का सारा खेल इस गियर बॉक्स के अंदर ही होता है। चलिए कैसे जानते हैं। अगर मैं एक छोटा गियर के द्वारा एक बड़ा गियर को घुमा रहा हूँ तो उस कंडीशन में बड़ा गियर का रोटेशन छोटा गियर के तुलने में कम होगा, पर बड़ा गियर में टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा। पर अगर हम इसे उल्टा कर दें, यानी बड़ा गियर के द्वारा एक छोटा गियर को घुमाया जाए तो छोटा गियर का रोटेशन बड़ा गियर से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन छोटा गियर में टॉर्क कम होगा। यानी कि गियर रेशियो को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे टॉर्क उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में हमें रफ्तार कम मिलेगी। पर अगर हम गियर रेशियो को जितना ज़्यादा घटाते जाएंगे तो रफ्तार उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, हाँ वो भी एक लिमिट तक। और दोस्तों यही ज़्यादा गियर रेशियो वाली गियर ट्रेन इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में।
इसलिए ट्रैक्टर्स ज़्यादा रफ्तार से चल नहीं पाते हैं, पर उनके पास ज़्यादा लोड खींचने की क्षमता भरपूर होता है। ऐसे ही मोटरसाइकिल्स के इंजन्स में कम गियर रेशियो वाली गियर ट्रेन का उपयोग किया जाता है, इसलिए मोटरसाइकिल्स ज़्यादा रफ्तार पर चल पाते हैं। ये तो रही हॉर्स पावर के बारे में पूरी जानकारी। अब सवाल ये आता है कि ये सीसी और लीटर का मतलब क्या होता है। जहाँ पर मोटरसाइकिल्स के इंजन का कैपेसिटी को सीसी में दर्शाया जाता है, वहीं कार वगैरह का इंजन का कैपेसिटी को लीटर में दर्शाया जाता है। तो आखिर ये लीटर और सीसी का मतलब क्या है और इनमें फ़र्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, सीसी का पूरा नाम होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे अगर मैं एक ही लाइन में कहूँ तो इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, जहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर का कंबशन होता है, उसका वॉल्यूम को हम सीसी कहते हैं। यानी हमारे पिस्टन का टीडीसी से लेके बीडीसी तक जो डिस्टेंस रहता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, उसका वॉल्यूम होता है इंजन सीसी। सीसी को देखकर बस आप ये समझ जाना कि जितना ज़्यादा सीसी का इंजन उतना बड़ा इंजन और उतना पावरफुल इंजन। ये तो आप समझ गए कि सीसी क्या होता है। अब चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये लीटर का मतलब क्या होता है। तो जब इंजन 1000 सीसी का हो जाता है तो उसे हम 1 लीटर का इंजन कहते हैं। ये गाड़ी है 1.6 लीटर का, यानी इस गाड़ी का इंजन 1600 सीसी का है। यहाँ पर देखिए, इस गाड़ी के पीछे 2.8 लीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब इस गाड़ी 2800 सीसी इंजन के साथ आता है। तो दोस्तों, अब बारी आ चुकी है कंक्लूजन की। आखिर हमें इन दोनों में से कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। ज़्यादा टॉर्क वाली कार या मोटरसाइकिल लेना चाहिए, या फिर ज़्यादा हॉर्स पावर वाली गाड़ी लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप रफ्तार के शौकीन हो तो आपको ज़्यादा हॉर्स पावर वाली गाड़ियों के साथ जाना चाहिए, और अगर आप हिली एरिया में रहते हो या फिर गाड़ी से ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आपको बेफिक्र होकर ज़्यादा टॉर्क वाली गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। वैसे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ज़्यादा हॉर्स पावर वाली गाड़ी या फिर ज़्यादा टॉर्क वाली गाड़ी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।